नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार यानी कि जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसके चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है अभी तक, ये अपना बेस धीरे धीरे पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पाकिस्तान की बजाय ये अफगानिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो 8 दिसंबर शाम 5 बजे अनअकैडमी के राजेंद्र नगर सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, मुझसे मुलाकात कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, आने से पहले बस एक बार ये QR कोड को स्कैन कर दें ताकि हमें भी जानकारी रहेगी कि आप लोग आ रहे हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो इस फोन नंबर पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। सो रिमेंबर 8 दिसंबर 5 PM। तो देखिए, अफगानिस्तान के पूर्ववर्ती इंटेलिजेंस चीफ रहमतुल्लाह नबील, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को लेकर कि ये अपना बेस धीरे धीरे अफगानिस्तान में सेटअप कर रहे हैं और इन्हें वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बजाय पाकिस्तान के। और ये कहकर इन्होंने भारत को आगाह किया है कि आप अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता ना करें क्योंकि ये आपके दुश्मनों को शह दे रही है। अब अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि तालिबान अफगानिस्तान, इसका क्या इतिहास है, किस तरह से तालिबान यहां पावर में आया, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है आप नए नए अभ्यर्थी हैं तो एक बार मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, पाथफाइंडर चैनल पर सर्च करके आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 1.5 साल से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना शासन जमा रखा है और अशरफ गनी की जो सरकार थी जिसको US सपोर्ट करता था, उसे इन्होंने बेदखल कर दिया था पावर से। अब तालिबान की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज पूरे एशिया के पड़ोसी देशों के लिए यही था कि क्या वो तालिबान सरकार के साथ बातचीत करें, क्या वहां अपने डिप्लोमेटिक मिशन को स्थापित किया जाए। तो ज्यादातर देशों ने ये बातचीत नहीं करी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए, लेकिन सभी ने डिप्लोमेसी चालू रखी है, डिप्लोमेसी बंद नहीं करी। यानी कि तालिबान से मुलाकातें जरूर करी है चाइना ने, इंडिया ने, पाकिस्तान ने, सबने। हाँ, चाइना और पाकिस्तान थोड़ा ओवर्टली करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा दिखाकर करते हैं। भारत ने जो भी बातचीत अभी तक करी है वो मोस्टली इतनी ज्यादा शोर शराबे के साथ नहीं करी है, बहुत ही शांत तरीके से हमने वहां पर अपने मिशन को भेजा है या फिर बातचीत करी है। लेकिन ये बात ओपन सीक्रेट है कि इंडिया ने भी तालिबान से बातचीत तो स्टार्ट करी है, US भी कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम कर रहे हो या और कोई देश नहीं कर रहा है। कमिंग बैक टू रहमतुल्लाह नबील्स स्टेटमेंट, तो पहले तो ये जान लो कि ये व्यक्ति है कौन। देखिए, भारत में जिस तरह से रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो ये दोनों हमारी एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस गैदर करती हैं और इसके अध्यक्ष पद पर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही अफगानिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके ये चीफ थे, जो पिछली सरकार थी अशरफ गनी की, उस सरकार के समय में। तो अगर ये कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे ऑफिसर ने स्टेटमेंट दे दिया है। तो रहमतुल्लाह नबील का ये कहना है कि तालिबान के साथ भारत बातचीत तो कर रहा है क्योंकि वो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, कौन से इंटरेस्ट आगे बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही पुराने लीडर्स को भूलना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि हमारे जो पुराने मंत्री वगैरह हैं उनको आप, उनसे भी आप बातचीत रखिए। मान लीजिए कल को फिर से हमारी सरकार आ जाती है तालिबान को हटाकर, तो वो फायदे में ही रहेगा। अब नबील जो है ये थोड़े से भारत से नाराज हैं। लास्ट ईयर इसको लेकर थोड़ा इशू भी हुआ था क्योंकि जब ये भारत आना चाहते थे आफ्टर अगस्त टेक ओवर ऑफ तालिबान, उस समय ये और इनका परिवार भारत आना चाहता था, लेकिन भारत ने इनको वीजा मना कर दिया था, डिनाई कर दिया गया था। और इसलिए ये इस तरह की स्टेटमेंट कई बार दे चुके हैं कि हमें शिकायत अपने दुश्मनों से नहीं है, हमें शिकायत अपने दोस्तों से है, क्योंकि हम भारत को अपना दोस्त मानते हैं, हम यानी कि अफगान, और हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स को या वीजास को ऑनर नहीं किया गया, उन्हें कैंसिल, रद्द कर दिया गया था जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और इसीलिए अभी ये देखा गया है कि नबील जो है उनको तालिबान ने कई बार टारगेट किया है और ही इज एट हाई रिस्क, उनको जान से मारने का भी खतरा लगा रहता है। और उनको रिस्क इसीलिए भी है क्योंकि ये भारत के फेवर में रहे हमेशा से और भारत के फेवर में अभी भी कभी कभी स्टेटमेंट ये दे देते हैं। अब तालिबान के मामले में भारत का क्या मानना है? देखिए, दुनिया की दूसरी सभी देशों की तरह भारत भी तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी हां, अभी तक पाकिस्तान ने भी तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हालांकि वो बस एक नाम का रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कहने को हाईएस्ट डिप्लोमेटिक विजिट्स हो चुकी हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार वो तालिबान से मिलने के लिए खुद काबुल गई थी, तो इसलिए वहां पर तो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की विजिट्स हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया का दूसरा कोई देश इस तरह से तालिबान के साथ एंगेज नहीं कर रहा है। तो भारत ने भी अभी तक तालिबान को कोई रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन हमने अपना एक टेक्निकल मिशन इस साल काबुल में चालू कर दिया ताकि एड पहुंचाई जा सके, सहायता पहुंचाई जा सके और अफगान में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे अफगानिस्तान के लोगों के लिए, उनको जारी रखा जा सके। इसके बाद हमने कुछ सीनियर MEA ऑफिशियल्स को भेजा है जो तालिबान के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं इसे बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं से मीडिया में खबर आ जाती है तो इसीलिए हमें बाहर पता चलता है, वरना भारत सरकार इसे बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं कर रही है।
तो देखिए हुआ यह था कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहां की सरकार बदल गई। तो जैसे ही सरकार बदलती है और तालिबान का शासन आता है तो भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण सभी वीजास को रद्द कर दिया था। और उसके बाद कुछ इमरजेंसी ई वीजा जरूर जारी किए थे, लेकिन ये ई वीजा चाहे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आई हो, केवल 300 के आसपास एक्सेप्ट हुए हैं। और उसमें भी ज्यादातर हिंदू या सिख लोगों के वीजास को हमने अप्रूव किया है और उन्हें भारत में शरण दी गई है। तो इसके कारण कई सीनियर ऑफिशियल्स जो पिछली सरकार में काम करते थे, जैसे कि रहमतुल्लाह नबील ही हो गए, इन लोगों को वीजा नहीं मिला था, यहां पर आने की अनुमति नहीं मिली। खैर ये दूसरे अन्य देशों में रह रहे हैं, ईरान, कुछ गल्फ में है, कई सारे कंट्रीज में ये सारे पूर्ववर्ती मंत्री रह रहे हैं। तो अभी चल रहा है हेरात सिक्योरिटी डायलॉग। हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हेरात सिक्योरिटी डायलॉग। ये हेरात में पहले कभी हुआ करती थी, अब नहीं होती है। ऑफ कोर्स अब तो नहीं हो सकती तालिबान के रहते। तो अभी ये ताजिकिस्तान में हो रही है फॉर 2022। अगर चाहो तो इसे लिख लेना, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है। सो दिस हेरात सिक्योरिटी डायलॉग इज गोइंग ऑन इन ताजिकिस्तान राइट नाउ। और इसमें नबील ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे कि अलकायदा ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ये सभी भारत के खिलाफ हैं और ये सब तालिबान को सपोर्ट करते हैं और तालिबान भी इन्हें सपोर्ट करता है। सो नाउ दे आर गेटिंग स्टेट सपोर्ट। तो भारत को किसी भी सपने में नहीं रहना चाहिए कि तालिबान बदल गया है, हम उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो बदल जाएंगे। तालिबान के खून में भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट है और वो हमेशा रहेगा। तो चाहे सिराजुद्दीन हक्कानी आपके मंत्रियों से कितने भी गर्मजोशी से मिल लें या तालिबान के मिनिस्टर आपके सीनियर डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स का कैसा भी स्वागत कर लें, स्टिल दे आर ऑलवेज एंटी इंडिया। ये बात रहमतुल्लाह नबील कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी हमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स मिल रही है, यानी कि जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उसके अनुसार कई सारे फॉरेन फाइटर्स, यानी कि ऐसे आतंकवादी जो अफगानिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र से आते हैं, उन्हें यहां पर स्थान दिया जा रहा है, रहने की जगह मिल रही है अफगानिस्तान के कुनार और नूरिस्तान प्रोविंसेस में। सो दीज आर द कुनार एंड नूरिस्तान प्रोविंसेस। ये दोनों कौन से एरिया के नजदीक हैं? जो ट्राइबल एरियाज हैं पाकिस्तान के, एंड दे आर वेरी नियरर टू कश्मीर। यहां से कश्मीर भी काफी नजदीक ही है। तो इन एरियाज के अंदर नूरिस्तान और कुनार के बॉर्डर प्रोविंसेस में कई सारे आतंकवादी आकर अब रह रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग बेसिस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जा रही है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इन तक ट्रांजैक्शंस पहुंच रहे हैं, इनके पास पैसा पहुंच रहा है और धीरे धीरे अफगानिस्तान एक ड्रग और टेरर हब बनता जा रहा है। जब सरकार ही ड्रग और टेरर को बढ़ावा देना चाहती है तो ऑफकोर्स देश भी उसी दिशा में जाएगा और इसके लिए इन आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, खास करके जो कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। इन्हें अब अफगानिस्तान में तालिबान यानी कि सरकार का सपोर्ट और पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही अमेरिका पीछे बहुत सारे हथियार छोड़कर गया था, वो भी इन्हें फ्री में मिल रहे हैं। सो दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स एंड पाकिस्तान इंटेलिजेंस की अब इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले ही आतंकवादी संगठन पूरी तरह से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस द्वारा पनपाए जाते थे, वही उनका रहनुमा था, लेकिन अब पाकिस्तान की इन आतंकवादी संगठनों को कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली देखो क्या है कि इनके बीच में भी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे जब भी यूएस का दबाव ज्यादा होता है तो इन आतंकवादी संगठनों की फंडिंग पाकिस्तान सरकार कम कर देती है, इससे ये आतंकवादी संगठन नाराज हो जाते थे। तो अब इनके पास एक दूसरा गॉडफादर मिल गया है, ये तालिबान की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान नाराज है तो तालिबान की गोद में बैठ जाओ, कल को तालिबान नाराज है फिर पाकिस्तान की गोद में आकर बैठ जाओ। सो नाउ दे हैव टू ऑप्शंस, है ना। और ये ऑप्शन जब इनको मिल गए तो ये जरूर फलेंगे फूलेंगे, इस तरह का कयास बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो हक्कानीज वो काम कर रहे हैं जो पहले ISI किया करता था। हक्कानी नेटवर्क के पास में वो सारा पावर आ गया है, यानी कि बेसिकली इन आतंकवादी संगठनों के ये हैंडलर्स बन चुके हैं। अब भारत के लिए डिलेमा क्या है? देखो भारत के भी इंटेलिजेंस को ये बातें पता तो होंगी, ऑफ कोर्स बाहर नहीं बताई जा रही हैं, तो अफगानिस्तान के चीफ तो बता रहे हैं, लेकिन भारत के भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सब मालूम है। तो फिर हम इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे सामने भी दो समस्या है। नंबर 1, हमें तालिबान के साथ थोड़े ठीक ठाक संबंध रखने जरूरी हैं, ताकि हमारे कुछ वहां जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे करे जा सकें, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे उनका रखरखाव हो सके। और रेयर अर्थ माइनिंग के अंदर भी भारत की कंपनीज को तवज्जो मिले, ये इसके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं तो चाइना वहां पर जाकर रेयर अर्थ माइनिंग में फिर से सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाएगा तालिबान का। तो ये कारण है कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर रेयर अर्थ माइनिंग के कारण तालिबान से अच्छे रिलेशंस रखना चाहेगा। लेकिन दूसरी ओर भारत को अफगानिस्तान की पिछली सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अशरफ गनी की सरकार से भी अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि वो भारत के सच्चे दोस्त थे। दैट गवर्नमेंट यूज्ड टू हेल्प इंडिया, उन्होंने भारत के साथ बहुत सहयोग किया। इनफैक्ट वो सरकार पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत से ज्यादा सहयोग की अपील रखती थी और हम सहयोग करते भी थे। सो वी हैड वेरी गुड रिलेशंस। और जब वो अपदस्थ हो चुके हैं, पावर में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाएं। तो हमें उन लोगों के साथ भी अपना सपोर्ट बनाए रखना है और तालिबान के साथ भी यहां पर थोड़े क्रूशियल टाइज बनाए रखने जरूरी हैं। तो ये एक
बहुत ही मुश्किल टास्क है। दिस विल बी परहैप्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर इंडियन डिप्लोमेसी इन दिस साउथ एशिया रीजन। तो देखते हैं कि किस तरह से भारत के डिप्लोमेट्स इस काम को अंजाम देते हैं। आई एम श्योर कि वो सही सलामत तरीके से और बैलेंस करके इस प्रोसेस को पूरा कर देंगे, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ डू दे डू इट। तो यूपीएससी मेंस में अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, आईआर से रिलेटेड, तालिबान से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो उनके लिए आपको तैयार होना चाहिए और इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं इस तरह के वीडियो से। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, आप इन सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं अगर आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल करें तो। आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, तैयारी के बारे में, इन जनरल कुछ भी जानना है, आप इस फोन नंबर पे कॉल करो और बोलो कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर हम कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमने एक 6 महीने का रिवीजन कोर्स या फिर फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको 300 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसका नाम है रफ्तार और एक्सेलरेट। 2 तरह के बैचेस हैं। तो रफ्तार वाला बाइलिंगुअल बैच है और एक्सेलरेट इंग्लिश का बैच है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप चाहो तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हो और इन बैचेस की प्राइस काफी कम है। 22,500 रुपीज में आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। अगर आप सीसैट की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप हमारे सीसैट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं इस प्राइस पर, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूजिंग द कोड। और सारे कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू, इसको भी अवेल कीजिए। डाउट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन हमारा लाइव है, इसमें आपको सारे डाउट्स अपने मिल जाएंगे, इन्हें जरूर जाकर देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।